हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज वैष्णवी सिंधिया एंड वेलकम टू माय चैनल द लाइफ नॉलेज। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर उसे देखिए, क्योंकि उन वीडियोस को देखने के बाद ही आपको पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी और तभी आप इस वीडियो को भी समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई नई चीज सीखने की मेहनत नहीं करना चाहते और इसके बजाय अपने क्षेत्र में ज्यादा विशेषज्ञता हासिल करने पर जोर देते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहां यूनियन हो। यदि आप स्कूल द्वारा सुझाए रास्ते पर चलते हैं तो उच्च विशेषज्ञता हासिल करें, फिर यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं। गरीब डैडी चाहते थे कि मैं विशेषज्ञता हासिल करूं। उनका विचार था कि ऐसा करने पर मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, लेकिन वे कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज्यादा विशेषज्ञता हासिल करते हैं आप उसके जाल में उतने ही ज्यादा फंस जाते हैं और अपनी विशेषज्ञता पर उतने ही ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। सफलता के लिए प्रबंधन की जिन मुख्य योग्यताओं की जरूरत होती है वे हैं, पहला कैश फ्लो का प्रबंधन, दूसरा सिस्टम्स का प्रबंधन और तीसरा लोगों का प्रबंधन। निष्कर्ष में मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं अंततः दोनों डैडियों जैसा बन गया। मेरा एक हिस्सा कट्टर पूंजीपति का है जो पैसे से पैसे बनाने के खेलों से प्रेम करता है, और दूसरा हिस्सा सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का है जो गरीबों और अमीरों के बीच लगातार बढ़ती खाई के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित है। इस बढ़ती हुई खाई के लिए मैं मूल रूप से दकियानुसी शिक्षा तंत्र को जिम्मेदार मानता हूँ। मैंने इस बुक के 6 सबक पूरे के पूरे समाप्त कर दिए और आज से मैं एक्सरसाइज पे चलने वाली हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बुक पे आते हैं। इस बुक का जो 7वां अध्याय है वो है बाधाओं को पार करना। किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही होता है कि वे डर से मुकाबला कैसे करते हैं। जब लोग अध्ययन करके वित्तीय साक्षरता सीख लेते हैं, इसके बाद भी वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने की राह में कई बाधाएं आ सकती हैं। 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से वित्तीय दृष्टि से साक्षर लोग संपत्ति वाले कॉलम को इतना ज्यादा नहीं बढ़ा पाते कि उससे भारी कैश फ्लो उत्पन्न हो। ये 5 कारण निम्न हैं। पहला डर, दूसरा निराशावाद, तीसरा आलस, चौथा बुरी आदतें और 5वां अहंकार। डर को पार करना। मैं आज तक ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसा गंवाना अच्छा लगता हो, और आज तक मैं कभी किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से भी नहीं मिला जिसने कभी पैसा ना गंवाया हो। लेकिन मैं बहुत से गरीब लोगों से जरूर मिला हूँ जिन्होंने एक भी पैसा नहीं गंवाया है। मेरा मतलब है निवेश करने में। पैसा गंवाने का डर असली होता है। यह डर हर किसी को लगता है, अमीरों को भी, लेकिन समस्या डर लगना नहीं है। निर्णायक बात तो यह है कि आप इस डर का मुकाबला कैसे करते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि पैसे गंवाने के बाद आप स्थिति से कैसे निपटते हैं। आप असफलता को किस तरह लेते हैं, उसी से आपके जीवन में फर्क पड़ता है। किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही होता है कि वे उस डर से मुकाबला कैसे करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसों के मामले में डरपोक होना भी कोई बुरी बात नहीं है। इसके बावजूद आप अमीर बन सकते हैं। हम सभी किसी एक चीज में बहादुर होते हैं और किसी दूसरी चीज में कायर। मेरे मित्र की पत्नी आपातकालीन कक्ष में नर्स है। जब भी वह खून देखती है तो फुर्ती से काम में जुट जाती है। जब मैं निवेश का जिक्र करता हूँ तो वह दूर भाग जाती है। जब मैं खून देखता हूँ तो मैं भागता नहीं हूँ, मैं तो बेहोश हो जाता हूँ। मेरे अमीर डैडी धन संबंधी डरों को समझते थे। वे कहते थे कुछ लोग सांप से डरते हैं, कुछ पैसे गंवाने से डरते हैं, दोनों ही फोबिया या भय है। तो पैसे गंवाने के डर का उनका समाधान यह छोटा वाक्य था, अगर आप जोखिम और चिंता से नफरत करते हैं तो जल्दी शुरू कर दें। इसलिए बैंक बचपन से ही बचत की आदत डालने की सलाह देते हैं। अगर आप कम उम्र में शुरू कर देते हैं तो अमीर बनना ज्यादा आसान होता है। मैं यहाँ विस्तार से नहीं बताऊंगा, लेकिन 20 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले 2 लोगों की दौलत में भारी अंतर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति विश्व का एक अजूबा है। कहा जाता है कि मैनहट्टन टापू की खरीदारी सबसे सस्ते सौदों में से एक रही थी। न्यूयॉर्क को $24 मूल्य के सस्ते आभूषणों और मालाओं में खरीदा गया था। लेकिन जरा हिसाब लगाएं, अगर उस $24 को 8% सालाना ब्याज पर निवेश कर दिया जाता तो 1995 तक वही $24 $28 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाते। इतने पैसे से मैनहट्टन को दोबारा खरीदा जा सकता था, और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लॉस एंजलिस का ज्यादातर हिस्सा भी खरीदा जा सकता था। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा समय ना बचा हो या आप जल्दी रिटायर होना चाहते हो तो क्या करें? आप पैसे गंवाने
अपने डर को कैसे दूर करें। मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया, वे सिर्फ इस मुद्दे से कतराते रहे और इस बारे में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी ओर मेरे अमीर डैडी सलाह देते थे कि मैं टेक्सास के लोगों जैसी मानसिकता रखूं। वे कहा करते थे, मैं टेक्सास और वहां के लोगों को पसंद करता हूं। टेक्सास में हर चीज बड़े पैमाने पर होती है। जब टेक्सास के लोग जीतते हैं तो वह भारी जीत होती है, और जब वे हारते हैं तो वह हार भी अद्भुत होती है। मैंने पूछा, वे हारना पसंद करते हैं? अमीर डैडी ने कहा, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है, कोई भी हारना पसंद नहीं करता। मुझे एक खुश पराजित व्यक्ति दिखा दो और मैं तुम्हें जीवन भर पराजित होने वाला इंसान दिखा दूंगा। मैं तो जोखिम, पुरस्कार और असफलता के बारे में टेक्सास के लोगों के नजरिए की बात कर रहा हूँ। वे इसी तरीके से जीवन जीते हैं, वे इसे बड़े पैमाने पर जीते हैं। यहाँ आसपास के ज्यादातर लोगों की तरह नहीं, जो पैसे के मामले में कॉकरोच की तरह जीते हैं, जो किसी की रोशनी चमकाने के विचार पर ही घबरा जाते हैं, और जब किराने वाला चिल्लर में चवन्नी कम देता है तो रोने धोने लगते हैं। अमीर डैडी ने आगे कहा, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वह है टेक्सास का नजरिया। जब वे जीतते हैं तो उन्हें गर्व होता है, और जब वे हारते हैं तो वे डींगे हाँकते हैं। टेक्सास में एक कहावत है, अगर तुम दिवालिया होने वाले हो तो बड़े पैमाने पर हो। इसलिए अगर कोई एक डुप्लेक्स की वजह से छोटे पैमाने पर दिवालिया होता है तो वह उसे स्वीकार नहीं करना चाहता। वे लगातार माइक और मुझे बताते थे कि वित्तीय असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि ज्यादातर लोग इस खेल को बहुत ही सुरक्षात्मक अंदाज में खेलते हैं। उनके शब्द थे, लोग हारने से इतना घबराते हैं कि वे हार जाते हैं। महान एनएफएल क्वार्टरबैक फ्रैंक टारकेंटन ने इसी बात को दूसरी तरह कहा है। उन्होंने कहा है, जीने का मतलब है हारने से नहीं डरना। मैंने अपनी जिंदगी में इस बात पर गौर किया है कि जीत आमतौर पर हार के ठीक बाद आती है। साइकिल चलाना सीखने से पहले मैं कई बार गिरा। मैं आज तक किसी ऐसे गोल्फ खिलाड़ी से नहीं मिला जिससे कभी कोई गोल्फ बॉल ना खोई हो। मैं ऐसे प्रेमियों से नहीं मिला जिनका दिल कभी ना टूटा हो, और मैं आज तक किसी ऐसे अमीर व्यक्ति से भी नहीं मिला जिसने कभी पैसा ना गंवाया हो। तो ज्यादातर लोग वित्तीय दृष्टि से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि पैसे गंवाने का दर्द अमीर बनने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। टेक्सास में एक और कहावत है, हर व्यक्ति स्वर्ग तो जाना चाहता है लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। ज्यादातर लोग अमीर बनने के सपने तो देखते हैं, लेकिन वे पैसे गंवाने को लेकर दहशत में रहते हैं, इसलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अमीर डैडी माइक और मुझे अपनी टेक्सास यात्राओं की कहानियां सुनाते थे। अगर तुम सचमुच यह नजरिया सीखना चाहते हो कि जोखिम, हार और असफलता को कैसे संभाला जाता है, तो सैन एंटोनियो जाकर एलेमो की यात्रा कर लो। एलेमो उन बहादुर लोगों की महान गाथा है जिन्होंने लड़ने का विकल्प चुना, हालांकि वे जानते थे कि सफलता की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने समर्पण करने के बजाय मरने का विकल्प चुना। यह पढ़ने के काबिल एक प्रेरक कहानी है। बहरहाल यह एक दुखद सैन्य पराजय है। वे अंततः हार गए, लेकिन टेक्सास के लोग असफलता का सामना कैसे करते हैं वे अब भी चिल्लाते हैं, एलेमो को याद रखो। माइक और मैंने यह कहानी बहुत बार सुनी थी। जब वे कोई बड़ा सौदा करने वाले होते थे और घबरा रहे होते थे, तब वे हमेशा हमें यही कहानी सुनाते थे। जब वे निवेश को अच्छी तरह जांच परख लेते थे और निवेश करने या छोड़ने का समय आ जाता था, तब वे हमें यह कहानी सुनाते थे। जब भी वे कोई गलती करने या पैसे गंवाने से घबराते थे, तो हर बार हमें यही कहानी सुनाते थे। इससे उन्हें शक्ति मिलती थी, क्योंकि यह कहानी उन्हें याद दिलाती थी कि वे हमेशा आर्थिक घाटे को आर्थिक विजय में बदल सकते हैं। अमीर डैडी जानते थे कि असफलता उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत और चतुर बनाएगी। ऐसा नहीं है कि वे हारना चाहते थे, वे तो बस जानते थे कि वे कौन थे और वे पराजय का कैसे सामना करेंगे। वे उस पराजय को विजय में बदल लेंगे। इसी तरह वे विजेता हुए और दूसरे पराजित। इससे उन्हें सीमा लांघने का साहस मिला, जबकि बाकी पीछे हट गए। इसलिए मैं टेक्सास के लोगों को इतना ज्यादा पसंद करता हूँ, वे कहते थे। उन्होंने एक भारी असफलता को लेकर उसे प्रेरणा में बदल दिया, साथ ही एक पर्यटन स्थल में भी, जिससे करोड़ों डॉलर की आमदनी होती है। लेकिन आज उनके जो शब्द मेरे लिए सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण हैं, वे शायद ये हैं, टेक्सास के लोग अपनी असफलताओं को दफनाते नहीं हैं, वे उनसे प्रेरित होते हैं। वे अपनी असफलताओं को प्रेरक नारों में बदल देते हैं। असफलता टेक्सास के लोगों को विजेता बनने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन यह फॉर्मूला सिर्फ टेक्सास के लोगों का ही फॉर्मूला नहीं है, यह तो सभी जीतने वालों का फॉर्मूला है। मैं कह चुका हूँ कि अपनी साइकिल से बार बार गिरना उसे चलाना सीखने का हिस्सा था। मुझे याद है कि गिरने के बाद मेरा साइकिल चलाना सीखने का निश्चय कम नहीं, ज्यादा बढ़ा था।
मैंने यह भी कहा है कि मैं कभी ऐसे गोल्फ खिलाड़ी से नहीं मिला जिसने कभी बॉल ना खोई हो। शीर्ष पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी जब बॉल खो देते हैं या टूर्नामेंट हार जाते हैं तो इससे उन्हें बेहतर बनने, ज्यादा कड़ा अभ्यास करने, अधिक अध्ययन करने की प्रेरणा मिलती है। इसी से वे ज्यादा बेहतर बनते हैं। जो अंदर से विजेता होते हैं उन्हें हार प्रेरित करती है। जो अंदर से पराजित होते हैं वे हारने के बाद हिम्मत छोड़ देते हैं। मुझे जॉन डी रॉकेफेलर का यह कथन दोहराना अच्छा लगता है, मैं हमेशा हर विपदा को अवसर में बदलने की कोशिश करता था। और जापानी अमेरिकी होने के नाते मैं यह कह सकता हूँ, कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर अमेरिकी गलती थी, मैं कहता हूँ कि यह जापानी गलती थी। टोरा 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 फिल्म में एक गंभीर जापानी एडमिरल अपने उत्साह बढ़ाने वाले अधीनस्थों से कहता है, मुझे डर है कि हमने एक सोए हुए दैत्य को जगा दिया है। पर्ल हार्बर को याद करो, यह एक प्रेरक नारा बन गया। इसने अमेरिका के भारी नुकसान को विजय के कारण में बदल दिया। इस भारी पराजय ने अमेरिका को शक्ति दी और अमेरिका जल्द ही विश्व महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलता पराजितों के हौसले पस्त कर देती है। यह विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य है। यह वह रहस्य है जिसे हारने वाले नहीं जानते। विजेताओं का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि असफलता जीतने के लिए प्रेरित करती है, इसलिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। मैं फ्रैंक और केंटन के उदाहरण को दोहराना चाहता हूँ। जीने का मतलब है हारने से नहीं डरना। फ्रैंक और केंटन जैसे लोग हारने से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन हैं। वे हारने से नफरत करते हैं, इसलिए वे जानते हैं कि हारने से उन्हें बेहतर बनने की ही प्रेरणा मिलेगी। हारने से नफरत करने और हारने से डरने के बीच एक बड़ा फर्क होता है। अधिकतर लोग पैसे गंवाने से इतना ज्यादा डरते हैं कि वे हार जाते हैं। वे एक डुप्लेक्स की वजह से दिवालिया हो जाते हैं। वित्तीय दृष्टि से वे जीवन को बहुत सुरक्षित और बहुत छोटे स्तर पर खेलते हैं। वे बड़े मकान और बड़ी कारें तो खरीद लेते हैं, लेकिन बड़े निवेश नहीं खरीदते। 90% अमेरिकी जनता पैसे के लिए संघर्ष करती है। इसका मुख्य कारण यह है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं, वे जीतने के लिए नहीं खेलते। वे अपने वित्तीय नियोजकों या अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाकर एक संतुलित पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज्यादातर के पास बहुत सारी नकदी एफडी, कम ब्याज वाले बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स और कंपनियों के कुछ शेयर होते हैं। यह एक सुरक्षित और समझदारी भरा पोर्टफोलियो है, लेकिन यह विजेता का पोर्टफोलियो नहीं है। यह तो उस व्यक्ति का पोर्टफोलियो है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। मुझे गलत ना समझें, शायद यह बाकी की 70% जनसंख्या से बेहतर पोर्टफोलियो है और सुरक्षित पोर्टफोलियो होना पोर्टफोलियो ना होने से बेहतर है। बहरहाल यह उस व्यक्ति के लिए बेहतरीन पोर्टफोलियो है जो सुरक्षा से प्रेम करता है। लेकिन सुरक्षात्मक अंदाज में खेलना और अपने निवेश पोर्टफोलियो को संतुलित करना वह तरीका नहीं है जिसे सफल निवेशक खेल को खेलते हैं। अगर आपके पास कम पैसा है और आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको संतुलित नहीं, केंद्रित बनना होगा। किसी भी सफल व्यक्ति को देख लें, आपको दिख जाएगा कि शुरुआत में वे संतुलित नहीं थे। संतुलित लोग कहीं नहीं पहुंच पाते, वे एक ही जगह पर रुके रहते हैं। प्रगति करने के लिए आपको पहले थोड़ा असंतुलित होना पड़ता है। यदि मेरी बात पर यकीन ना हो तो खुद पैदल चलकर देख लो। थॉमस एडिसन संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। बिल गेट्स संतुलित नहीं थे, वे केंद्रित थे। डोनाल्ड ट्रंप केंद्रित हैं। जॉर्ज सोरोस केंद्रित हैं। जॉर्ज पैटन ने अपने टैंकों को बहुत बड़े दायरे में नहीं फैलाया, उन्होंने उन्हें एक जगह केंद्रित किया और जर्मन सेना के कमजोर हिस्सों को उड़ा डाला। मैजिनॉट लाइन के मामले में फ्रांसीसियों ने अपने सैन्य बल को छितरा लिया था और आप जानते ही हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। यदि आप में अमीर बनने की इच्छा है तो आपको केंद्रित होना होगा। वह ना करें जो गरीब और मध्यवर्गीय लोग करते हैं। बहुत सी टोकरियों में थोड़े थोड़े अंडे रखना, बहुत सारे अंडे थोड़ी सी टोकरियों में रखें और केंद्रित हो जाएं। एक ही दिशा में चलते रहें जब तक कि सफल ना हो जाएं। यदि आपको हारने से नफरत है तो सुरक्षात्मक खेलें। अगर हारने से आप कमजोर बनते हो तो सुरक्षात्मक खेलें। संतुलित निवेश का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज्यादा है और जोखिम उठाने से आपको डर लगता है तो बदलने की जरूरत नहीं है, सुरक्षात्मक ही खेलते रहें। बस जल्दी शुरुआत कर दें। अपने रिटायरमेंट के अंडे जल्दी इकट्ठे करना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें समय लगेगा। लेकिन अगर आपके मन में आजादी के सपने हैं, चूहा दौड़ से बाहर निकलने की हसरत है, तो खुद से पहला सवाल यह पूछें, मैं असफलता पर कैसे प्रतिक्रिया करता हूँ? अगर असफलता आपको जीतने के लिए प्रेरित करती है तो शायद आपको इस दिशा में जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ शायद। अगर असफलता आपको कमजोर बनाती है या इसकी वजह से आप बौखला जाते हैं
उस बिगड़ैल बच्चे की तरह जो कोई चीज गलत होने पर हर बार मुकदमा दायर करने के लिए वकील ढूंढता है। तो इसे सुरक्षात्मक अंदाज में ही खेलें। दिन की नौकरी करते रहें या बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदें। याद रखें, हालांकि तुलनात्मक रूप से ये ज्यादा सुरक्षित होते हैं, मगर इन वित्तीय संसाधनों में भी जोखिम होता है। मैं टैक्सेस और फ्रंट और कैंटन का जिक्र करते हुए यह सब इसलिए कहता हूँ क्योंकि संपत्ति वाले कॉलम को भरना आसान है। यह दरअसल कम बुद्धि का खेल है। इसमें ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं है। 5वीं ग्रेड का गणित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है। लेकिन अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बनाना एक ऐसा खेल है जिसमें नजरिया काफी बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें साहस, धैर्य और असफलता के प्रति बेहतरीन नजरिए की जरूरत होती है। पराजित लोग असफल होने से कतराते हैं और असफलता पराजितों को विजेताओं में बदल सकती है। इल्लियों को याद करो। निराशावाद को पार करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो विनाश की चेतावनी देता हुआ दौड़ रहा था। हम सभी ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं। हमें से हर एक के भीतर एक छोटा मुर्गा रहता है। जैसा मैंने पहले बताया था, निराशावादी व्यक्ति दरअसल एक छोटा मुर्गा होता है। जब शंका और डर हमारे विचारों पर हावी हो जाते हैं तो हम सभी छोटे मुर्गे की तरह बन जाते हैं। शंकाएं हम सभी के मन में होती हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, अमुक अमुक मुझसे बेहतर है। हमारी शंकाएं हमें निष्क्रिय बना देती हैं। हम क्या होगा वाला खेल खेलने लगते हैं। अगर मेरे निवेश करने के ठीक बाद अर्थव्यवस्था धराशायी हो गई तो क्या होगा? अगर मेरा नियंत्रण खत्म हो जाए और मैं समय पर पैसे ना लौटा सकूं तो क्या होगा? अगर चीजें मेरी योजना के हिसाब से नहीं होती है तो क्या होगा? या हमारे मित्र या प्रियजन भी हमें अपनी कमियों की याद दिला सकते हैं। वे अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यह कर सकते हो? अगर यह विचार इतना ही बढ़िया होता तो अब तक इसे किसी दूसरे ने क्यों नहीं किया? यह कभी कारगर नहीं होगा। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बोल रहे हो। शंका के ये तीर अक्सर इतने तीखे होते हैं कि हम काम शुरू ही नहीं करते हैं। हमारे दिल में डर बैठ जाता है। कई बार तो हमारी नींद भी उड़ जाती है। हम आगे कदम ही नहीं उठा पाते हैं। इसलिए हम सुरक्षित चीजों के साथ ही बने रहते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि अवसर हमारे पास से गुजर जाते हैं। हम जीवन को पास से गुजरते देखते हैं और अपने भयभीत दिल के साथ अकर्मण्य अवस्था में बैठे रहते हैं। हम सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी समय ऐसा महसूस किया है, कुछ ने कम तो कुछ ने ज्यादा। फिडेलिटी मैजेलन म्यूचुअल फंड के मशहूर मैनेजर पीटर लिंच आसमान गिरने की चेतावनियों को शोर कहते थे, जो हम सभी सुनते हैं। शोर या तो हमारे दिमाग के अंदर उत्पन्न होता है या फिर यह बाहर से आता है, अक्सर मित्रों, परिवार वालों, सहकर्मियों और मीडिया से। लिंच 1950 के दशक का वह समय याद करते हैं जब परमाणु युद्ध का जोखिम समाचार पत्रों में इतना ज्यादा प्रचारित किया गया कि लोग रक्षात्मक कक्ष बनवाने लगे थे और भोजन पानी इकट्ठा करने लगे थे। अगर रक्षात्मक कक्ष बनवाने के बजाय उन्होंने उस पैसे का शेयर बाजार में समझदारी से निवेश किया होता तो संभवतः आज वे आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होते। जब किसी शहर में हिंसा भड़कती है तो पूरे देश में रिवॉल्वरों की बिक्री बढ़ जाती है। वॉशिंगटन राज्य में एक व्यक्ति हैमबर्गर मीट से मर जाता है, जिसके बाद एरिजोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्तराओं को आदेश देता है कि वे सभी तरह के मीट अच्छी तरह पकाएं। एक दवा कंपनी फरवरी में टीवी विज्ञापन देकर लोगों को सर्दी होते दिखाती है। नतीजा यह होता है कि सर्दी भी बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी। ज्यादातर लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि निवेश के मामले में संसार छोटे मुर्गों से भरा हुआ है जो चिल्लाते हुए घूम रहे हैं, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और छोटे मुर्गों की बात का असर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि हम में से प्रत्येक के भीतर एक छोटा मुर्गा रहता है। विनाश के अफवाहों और निराशा की बातों से आपके मन में शंका और डर पैदा ना हो, इसके लिए अक्सर भारी साहस की जरूरत होती है। लेकिन हर समझदार निवेशक जानता है कि सबसे बुरे दिखने वाले समय दरअसल पैसे बनाने के सबसे अच्छे समय होते हैं। जब बाकी सभी लोग कदम बढ़ाने से बहुत डर रहे होते हैं तो वे ट्रिगर दबा देते हैं और उन्हें पुरस्कार मिल जाता है। कुछ समय पहले रिचर्ड नामक एक मित्र किम और मुझसे मिलने के लिए बॉस्टन से फिनिक्स आया। वह शेयरों और रियल एस्टेट में हमारे किए कामों से बहुत प्रभावित था। फिनिक्स में रियल एस्टेट के भाव मंदे चल रहे थे। हमने 2 दिन उसे मौके की कई रियल एस्टेट जायदादें दिखाई जहां हमारे हिसाब से कैश फ्लो और पूंजी वृद्धि के उत्कृष्ट अवसर थे। किम और मैं रियल एस्टेट एजेंट्स नहीं हैं, हम विशुद्ध निवेशक हैं। एक रिजॉर्ट कम्युनिटी में एक यूनिट तय करने के बाद हमने एजेंट को फोन किया, जिसने उस दोपहर रिचर्ड को वह मकान बेच दिया। 2 बेडरूम के उस मकान की कीमत सिर्फ $42,000 थी, जबकि ऐसे ही मकान $65,000 में बिक रहे थे।
उसे बढ़िया सौदा मिल गया था। रोमांचित होकर उसने इसे खरीद लिया और बॉस्टन लौट गया। 2 सप्ताह बाद एजेंट ने हमें फोन करके बताया कि हमारा दोस्त पीछे हट गया है। मैंने तुरंत फोन लगाकर मालूम किया। उसने बस इतना ही कहा कि उसका पड़ोसी उसे बता रहा था कि यह एक बुरा सौदा था, क्योंकि वह इसे बहुत महंगे में खरीद रहा था। मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका पड़ोसी निवेशक है। रिचर्ड ने इस बात से इनकार किया। जब मैंने रिचर्ड से पूछा कि उसने पड़ोसी की बात क्यों मानी, तो वह रक्षात्मक हो गया और उसने बस यही कहा कि वह ज्यादा जांच पड़ताल करना चाहता था। फिनिक्स में रियल एस्टेट बाजार ने पलटी खाई और कुछ ही साल बाद वह छोटा मकान हर महीने $1000 किराया देने लगा। ठंड के महीनों में $2500। मकान की कीमत अब बढ़कर $95,000 हो गई थी। रिचर्ड को तो बस $5000 डाउन पेमेंट देना था और उसके चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। वह आज तक कुछ नहीं कर पाया है। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। इसे खरीदार का अफसोस कहा जाता है और यह हम सभी को प्रभावित करता है। छोटा मुर्गा जीत गया और स्वतंत्रता का अवसर चला गया। एक और उदाहरण देखें। मैं अपनी संपत्तियों का एक छोटा हिस्सा एफडी के बजाय टैक्स लियन सर्टिफिकेट्स में रखता हूँ। मुझे हर साल 16% की कमाई होती है, जो निश्चित रूप से एफडी पर बैंक की ब्याज दर से ज्यादा होती है। सर्टिफिकेट्स रियल एस्टेट के कारण सुरक्षित होते हैं और राज्य के कानून के द्वारा संरक्षित होते हैं, और यह भी ज्यादातर बैंकों से बेहतर है। वे जिस फॉर्मूले पर खरीदे जाते हैं उनकी वजह से वे सुरक्षित होते हैं, बस उनमें तरलता यानी तत्काल बेचने की सुविधा नहीं होती है। इसलिए मैं उन्हें 2 से 7 साल तक की एफडी मानता हूँ। हर बार जब मैं किसी को बताता हूँ कि मैं अपने पैसे इस तरह रखता हूँ, तो लोग मुझसे कहते हैं कि यह खतरनाक है, खासतौर पर तब जब उनका खुद का पैसा एफडी में लगा हो। वे मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्हें यह ज्ञान कहाँ से मिला, तो वे किसी मित्र या निवेश पत्रिका का हवाला देते हैं। उन्होंने यह काम कभी नहीं किया है, लेकिन वे वह काम करने वाले आदमी को बता रहे हैं कि उसे यह क्यों नहीं करना चाहिए। मैं 16% की न्यूनतम आमदनी की उम्मीद करता हूँ, लेकिन शंका से भरे लोग इससे कहीं कम मुनाफे को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। शंका महंगा साबित होती है। मेरा मानना है कि यही शंकाएं और निराशावादी ज्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखता है और उन्हें सुरक्षात्मक खेल खेलने पर विवश करता है। असल संसार इंतजार कर रहा है कि आप अमीर बने। सिर्फ आपकी शंकाएं ही आपको गरीब रखे हुए है। जैसा मैंने कहा था, चूहा दौड़ से बाहर निकलना तकनीकी दृष्टि से आसान होता है। इसमें ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं होती, लेकिन अपनी शंकाओं के कारण ही ज्यादातर लोग निष्क्रिय रहते हैं और चूहा दौड़ से बाहर नहीं निकल पाते। अमीर डैडी कहते थे, निराशावादी कभी नहीं जीतते हैं। अनियंत्रित शंका और डर के कारण ही इंसान निराशावादी बन जाता है। निराशावादी आलोचना करते हैं, जबकि विजेता विश्लेषण करते हैं। अमीर डैडी स्पष्ट करते थे कि आलोचना आंखें बंद कर देती है, जबकि विश्लेषण उन्हें खोल देता है। विश्लेषण से विजेताओं को यह देखने की अनुमति मिलती है कि आलोचक अंधे हैं। इसकी बदौलत वे उन अवसरों को भी देख लेते हैं जो किसी दूसरे को नहीं देख पाते हैं, और दूसरे लोग जिन मौकों को नहीं देख पाते, उन्हें देखने की क्षमता हर तरह की सफलता की कुंजी है। जो भी व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता चाहता है, उसके लिए रियल एस्टेट एक शक्तिशाली निवेश साधन है। यह एक अनूठा निवेश साधन है। लेकिन जब भी मैं रियल एस्टेट के साधन का जिक्र करता हूँ, मुझे प्रायः यह सुनने को मिलता है, मैं टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता। इसी को पीटर लिंच शोर कहते हैं। इसी को मेरे अमीर डैडी निराशावादी के बहाने कहते थे। वह व्यक्ति जो आलोचना करता है और विश्लेषण नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जिसके दिमाग पर शंकाओं और डरों का पर्दा पड़ जाता है, जिस वजह से वह अपनी आंखें नहीं खोल पाता। आगे की पेज पर हम कल चलेंगे। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।